हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैं आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप अपने एनसीईआरटी को शुरू कर चुके हैं, और यदि कर चुके हैं तो कहाँ तक आप ख़त्म कर पाए हैं, कहाँ तक आपका हो गया है कंप्लीट, और अगर आप शुरू नहीं कर पाए हैं तो कब शुरू करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे को मिले जिससे कि एक रफली आइडिया मेरे को मिला कि आप कहाँ पर हैं, और ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो स्टेटस रिपोर्ट था उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि जो अधिकांश स्टूडेंट हैं वो अपना एनसीईआरटी शुरू कर चुके हैं, और 11th क्लास पे मैक्सिमम है। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो 6th क्लास 7th 8th पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अपना 11th क्लास का जो कोई चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और जो बहुत ऐसे भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी तक अपना एनसीईआरटी शुरू नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द अपना शुरू कर दें एनसीईआरटी, क्योंकि दरअसल ये आपके लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये जो अभी 2-3 महीने गुजरने वाला है, अक्टूबर तक का महीना जो होता है, उसमें आमतौर पर हर एस्पिरेंट्स अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। दरअसल अब मान लीजिए प्रीलिम्स 18 जून को हो जाएगा, तो पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यहाँ तक का जो भी महीना है ना, वो एक तरह से बर्बाद हो जाता है। उसमें कभी आप अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट देखने लगे, या ये सोचेंगे कि काफ़ी लंबा टाइम अभी बचा हुआ एग्ज़ाम को, तो फिर काम स्लो स्लो होगा। और यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, या आमतौर पर मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर चूक कर जाते हैं। यदि आप रियल में अगले साल अपने यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं 2018 में, तो आपको अभी से सही तरीके से काम करना होगा, क्योंकि जो अभी का जो 3 महीने है या 4 महीने है, वो निश्चित रूप से अधिकांश एस्पिरेंट उसको गवा देंगे। लेकिन यदि आप उसका सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर जो आपकी बुनियाद है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और तब आप आगे जो भी अगली आपकी प्रायोरिटी है, आप उसको प्राथमिकता दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली अगर आप अभी से 3-4 महीने के अंदर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अक्टूबर तक में आप अपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तभी आपके पास वक्त बच पाएगा कि आप हायर लेवल का बुक उसके बाद पढ़ें। जो बुक लिस्ट वाले वीडियो में मैं बताया हूँ जिन सारी बुक्स का नाम, तो उसको आप उसके बाद ही पढ़ पाएंगे सही से, अक्टूबर के बाद। यदि अभी से जो ये 3-4 महीने इसको आप गवा देते हैं, तो फिर एनसीईआरटी इस साल बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर एनसीईआरटी से तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आना नहीं है, तो फिर क्यों ना डायरेक्ट हायर लेवल का बुक ही पढ़ लिया जाए, जिससे कि कम से कम प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अक्टूबर तक, अगर आप सितंबर अक्टूबर तक का समय यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सीधा हायर लेवल का बुक आप पढ़ेंगे। और हायर लेवल के बुक पढ़ने से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी तो होगी, लेकिन मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो कभी भी आपकी अच्छी तैयारी मेंस लेवल की नहीं हो पाएगी। और यदि मेंस हुआ ही नहीं आपका तैयार, तो प्रीलिम्स कितना भी अच्छा आप कर लें तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, अंतिम सिलेक्शन आपका हो ही नहीं पाएगा। और उसके बाद का जो भी समय बचेगा प्रीलिम्स, मतलब अगले साल जब प्रीलिम्स होगा, तो फिर सीसेट भी आपको करना है, फिर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी आपका पूरी तरह से अगले साल प्रीलिम्स तक छूटा रहेगा। और आपको अगर गलतफहमी रहेगी कि आपका मेंस में हो सकता है, तो फिर 4 महीने और बर्बाद कीजिएगा आप। 2018 के बाद का जो अक्टूबर का महीना रहेगा, वहाँ तक आप अपने आप को बर्बाद कर लीजिएगा, और 2019 भी आपका प्रभावित होगा। तो बेहतर ये हो कि ये जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली 1.5 साल या 2 साल का जो राउंड का माना जाता है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो गलती कर बैठते हैं या सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। यदि आप सही तरीके से काम करते हैं तो सिर्फ 1 साल आपके लिए काफ़ी है। 12 महीने का जो एक राउंड है, इसमें आप अपने पूरी तैयारी को सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप हर महीने को उसी महत्व के साथ देखें जिस महत्व के साथ आप एग्ज़ाम के ठीक चंद महीने पहले को देखते हैं। तो ये अभी का जो महीना है जून, यानी कि जून जो चल रहा है अभी, इस जून का सही से आप लाभ लें। मई में जो लाभ ले चुके होंगे उनको इस महीने कुछ प्रेशर कम रहेगा, लेकिन उनको और भी ज़्यादा यूटिलाइज करने की ज़रूरत है इस जून महीने को। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। और एक बात आप ये ध्यान में रख लें कि एनसीईआरटी ही आपके मेंस का आधार है। यदि आप एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, ये बच्चों वाली किताब बेशक है,
बच्चों की क्लास में बेशक इसको बच्चों के लिए लिखा गया है, लेकिन इसमें जो समझाया गया है जो टॉपिक को, और जितने बड़े बड़े टॉपिक को इसमें समझाया गया है वो सारा टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। जब आप किसी बड़े बुक को और बड़े हायर लेवल के बुक को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को तो उसमें समझाया ही नहीं रहता है, और वो आपके ऊपर से निकल जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो समझेंगे आप नहीं तो फिर सही तरीके से लिख भी नहीं पाएंगे उसको, और एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा तो आपको मार्क्स नहीं देगा। बच्चों के लिए लिखी गई है एनसीईआरटी किताब, इस वजह से इसमें हर चीज़ों को बहुत सही तरीके से और सुलझे हुए भाषा में लिखा गया है, और आप उसी सुलझे हुए भाषा में यदि एग्जामिनर को समझा देते हैं और वो बहुत आसानी से आपकी भाषा समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इस वजह से मैं आपको ये दावे के साथ बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है यूपीएससी में, चाहे प्रीलिम्स में या फिर मेंस में ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा रोल है। इस चीज़ों का महत्व वो एस्पिरेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है जो कि लगातार 3-4 साल फेल होते हैं, लगातार बड़े बड़े मोटे मोटे किताब को पढ़ने के बाद जब उनको सही तरीके से मेंस में मार्क्स नहीं आ पाता है और मेंस में लगातार वो फेल होते हैं, फिर जाकर वो मोटे किताब से फिर वापस पतले किताब की ओर यानी कि एनसीईआरटी की ओर आते हैं, और तब जाकर उनको इसका महत्व का पता चलता है, और उस टाइम वो अफसोस करते हैं कि काश कोई पहले बता चुका होता ये बात। अभी जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार हायर लेवल का बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो ये तो बच्चों वाली चीज़ है, तो फिर कैसे कभी न कभी उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब तैयारी जब तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब तक तैयारी नहीं स्टार्ट हुई है, और जब हायर मोटा मोटा किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर तैयारी मेरी स्टार्ट होगी। तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी तैयारी यही मेन है। हायर लेवल का बुक तो फिर सिर्फ प्रीलिम्स में आपका ज़्यादातर काम आने वाला है। मेंस के लिए तो जो आप पढ़ रहे हैं वो यही मेंस है, और इसीलिए मैं अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में सबसे पहले एनसीईआरटी को ही रखा हूँ ताकि आपका मेंस सबसे पहले कवर हो जाए और उसके बाद आप प्रीलिम्स वगैरह को फोकस करें। हालांकि मोटे किताब से आपका मेंस भी होगा, लेकिन जो प्रीलिम्स में लिखने वाली चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर आपका एनसीईआरटी से ही होगा। तो ये तो हुई एक बात। और एक सवाल जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स लगातार पूछे हैं कि एनसीईआरटी का या फिर करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाएं या इसकी तैयारी कैसे करें रेगुलर। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं ये बताऊं कि जो एनसीईआरटी अभी आप पढ़ रहे हैं तो संभवतः आपका ये फर्स्ट टाइम होगा। तो फर्स्ट टाइम पढ़ने के क्रम में आप नोट्स ना बनाएं, आप नोट्स बिल्कुल भी ना बनाएं इस टाइम, क्योंकि यदि आप इस टाइम नोट्स बनाने लगते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अच्छे से समझे नहीं हैं और उसका नोट्स बनाने लगेंगे। तो फिर आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है और आप उसको लिखना पड़ता है तो आप हूबहू उसको उतार देते हैं ताकि बाद में कभी समझ में आ जाए। तो फिर बुक में और नोट्स में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपका जो नोट्स है वो भी बुक के ही जैसा मोटा हो जाएगा। तो बेहतर यही हो कि फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको केवल समझ समझ के पढ़ते चलें। लेकिन एक चीज़ करना बिल्कुल ना भूलें, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को लिखते चलें। यदि आप जेट स्ट्रीम का कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप जेट स्ट्रीम क्या है नहीं है उसको मत लिखें, लेकिन अपना एक अलग से सिनॉप्सिस बनाएं, एक सिनॉप्सिस का नोट्स बनाएं जिसमें जेट स्ट्रीम को केवल लिख लें कि जेट स्ट्रीम मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद मान लीजिए साइक्लोन या चक्रवात आप पढ़ते हैं तो चक्रवात केवल टॉपिक लिखते चलें। इसी तरह से पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, पूरा इकोनॉमिक्स और पूरा और पॉलिटिकल साइंस जो भी आप पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी वगैरह जो भी, या साइंस में ही, केवल आप उसका नोट्स बनाएं, बिल्कुल नहीं, केवल उसका टॉपिक्स लिखते चलें ताकि बाद में आप उसको रिवाइज कर सकें कि किस किस टॉपिक को आप पढ़ लिए हैं। फिर आप केवल टॉपिक देखें और रिमाइंड करें कि आपको कितना याद हुआ, और जो आप कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं नहीं समझ में आया तो फिर से आप अपने बुक को पलट कर देख लें। जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम पढ़ रहे होंगे उस टाइम आपको नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी, और जब आप हर चीज़ों को समझ जाएंगे और फिर नोट्स बनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज को भी अपनी भाषा में बहुत संक्षिप्त तरीके से लिख सकते हैं, समझा समझा कर, पॉइंट वाइज। अभी तो आपको पता नहीं, ये भी नहीं चल पा रहा होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हर लाइन ही आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा। अगर ऐसा है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ यही होता है, आप बिल्कुल स्पेशल या नए नहीं हैं। लेकिन जब आपको सही तरीके से क्वेश्चन की समझ होने लगेगी समय के साथ, तब आप समझने लगेंगे कि कौन सा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और केवल आप उसी पॉइंट को लिखें। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर पॉइंट इम्पोर्टेंट लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज़ इम्पोर्टेंट ही है।
इस वजह से उसको ही बार बार पढ़ना चाहिए। आप एनसीईआरटी बुक्स को ही अपना नोट समझ के बार बार पढ़ने की कोशिश करें फ्यूचर में। फिलहाल आप टॉपिक का नोट्स बनाएं, केवल टॉपिक्स का नोट्स बनाते चलें, और सेकेंड टाइम इसका शॉर्ट नोट्स बना लें। तो ये हुई एनसीईआरटी की बात। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए दरअसल जो भी आप सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि देखें, आप अगर जो भी मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दृष्टि का मैगज़ीन आप पढ़ रहे हो, या फिर विज़न का पढ़ रहे हो, या फिर दोनों पढ़ रहे हो, तो फिर आप ये कोशिश कीजिए कि जितना भी मैगज़ीन है, अगर आप उसके इम्पोर्टेंट न्यूज़ का अगर नोट्स बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कम से कम टॉपिक्स को आप लिख लें, और टॉपिक्स के जगह पर एक शॉर्ट नोट्स बना लें। और करंट अफेयर्स में दो चीज़ें होती है, एक पोर्शन होता है स्टैटिक पोर्शन जो कभी बदलता नहीं है, और एक पोर्शन होता है जो बार बार चेंज होते रहता है। तो आप जो नोट्स बनाएंगे तो दो अलग अलग भागों में नोट्स बनाएं। जैसे कि मान लीजिए G7 का कोई सम्मेलन हुआ, तो G7 क्या है, कब स्थापना हुई, कौन सा इसमें देश है, ये सब जो एक कॉलम में दे दिया जाता है बगल में किसी भी मैगजीन में, तो वहाँ जो भी इससे संबंधित चीज़ें दी हुई है वो स्टैटिक पोर्शन है, वो कभी नहीं बदलेगा। हर बार जब जी सम्मेलन होगा तो वही वही सारा कॉलम वहाँ पर दिया रहेगा। तो आप उसको जो है एक अलग जगह पर लिख लें, और बाकी ये सम्मेलन कहाँ हुआ, क्या सब उसमें एग्रीमेंट्स साइन किया गया, ये सब चीज़ बदलने वाली है, तो आप इसका एक अलग नोट्स बना लें। तो जो एक नोट्स बनेगा वो फिर अगले साल चेंज हो जाएगा, बाकी जो दूसरा नोट्स बनेगा तो वो आपका फिक्स रहेगा, और उसमें लिखने की भी आवश्यकता समय के साथ घटती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जो बिल्कुल भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो फिक्स है, वो कभी बदलेगा नहीं फिर, और ना कुछ ऐड होने वाला है उसमें समय के साथ। तो इस वजह से आप अगर ऐसा करते हैं तो एक साल तो आपको थोड़ा मेहनत पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा। पहला जो ये जो 2017 अभी चल रहा है, या अगले साल के 2018 के इसी समय तक, लेकिन उसके बाद आपकी समस्या फिर आने वाले पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाएगी, पूरे कई सालों के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो बस यही कोशिश करें कि जो करंट अफेयर्स है उसका भी आप नोट्स बनाते हुए चलें, हर चीज़ों का नहीं, खास करके जो मेन कोई घटनाएं घटी है, या मेन जो करंट अफेयर्स कोई महत्वपूर्ण घटना, कोई मुद्दा है, तो उससे संबंधित चीज़ों को आप लिखते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो हाइलाइटर से हाईलाइट भी करते चलें, खास करके जो चीज़ जिसको आप नोट्स में नहीं लिख रहे हैं, कम से कम वो हाईलाइट रहे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कुछ समय पहले, कुछ समय पहले तो आपको अपना नोट्स पढ़ना है, लेकिन उससे कुछ समय पहले आप एक बार फिर से उसका रिविज़न कर सकें, और उस क्रम में आपको हर लाइन फिर से ना पढ़ना पड़े, इसके लिए आप हाईलाइट भी करते चलें। तो इस तरह से आपका जो एनसीईआरटी के साथ साथ करंट भी तैयार होता चला जाएगा। बाकी आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जिस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आपका ही चैनल है, आपके लिए ही ये सारी चीज़ों को इस चैनल को बनाया गया है, या इस पर सारी सामग्रियों को सिर्फ आपके लिए ही डाला जा रहा है। तो आप ये जान लें कि ये जो इसमें मैं जो भी अभी सामग्रियाँ उपलब्ध आपको करवा रहा हूँ, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो का जो भी सामग्री मैं डाल रहा हूँ, या फिर बीबीसी का मैं नया इनिशिएटिव शुरू किया हूँ उसका जो भी मैं चीज़ डाल रहा हूँ, या फिर कोई इम्पोर्टेंट टीवी डिबेट से भी कुछ हुआ है, चाहे वो डीडी न्यूज़ पे हो, या फिर राज्यसभा टीवी पे हो, लोकसभा टीवी पे हो, या फिर कहीं पे भी अगर कोई अच्छा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नियमित रूप से इन सारी चीज़ों को सुनते चलें, देखते चलें, तो निश्चित रूप से आपके करंट अफेयर्स का 75% सिर्फ इन्हीं चीज़ों से कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूँ कि जो मैगज़ीन में आप पढ़ते हैं कुछ, या न्यूज़पेपर में कोई चीज़, कोई किसी मुद्दे से संबंधित पढ़ते हैं, तो वो एक पक्षीय होता है, वहाँ पर एक पक्ष ज़्यादातर रहती है, क्योंकि जो विश्लेषक उसका विश्लेषण कर रहा होता है तो वो अपने दृष्टिकोण से उसको लिखता है, उसके विपक्ष का दृष्टिकोण वहाँ नहीं रहता है। बाकी जब आप कोई डिबेट सुनते हैं टीवी पे या रेडियो पे, तो यहाँ पर दोनों पक्ष का जो विश्लेषक है उनको आमंत्रित किया जाता है। तो आपको एक ही साथ और एक ही समय में चंद 10-15 मिनट के अंदर जो है दोनों पक्ष का जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता चल जाती है, और वही मेन चीज़ है जिसको आप कह सकते हैं जिस्ट, क्योंकि जो विशेषज्ञ आते हैं वो खुद उस फील्ड के महारथी होते हैं। और इस बात से मैं काफ़ी आश्चर्यचकित होता हूँ कि
जो मैं कोई ऐसा वीडियो जो आपको कुछ सपना दिखाता है या आपको कुछ अच्छा फीलिंग करवाता है यूपीएससी को लेके, उसका अगर आप व्यूज़ देखते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000 तक व्यूज़ है, लाखों व्यूज़ भी है, 10 लाख तक व्यूज़ गया है। लेकिन कोई ऐसा वीडियो जिसमें कोई काम करना पड़ता है, खुद से कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ दिमाग लगाना होता है, कुछ मेहनत करनी होती है, तो उस वीडियो का व्यूज़ 200, 300, 500। तो इससे मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ, मैं ये ऑल इंडिया रेडियो का जो भी मैं डिबेट्स डाल रहा हूँ, या फिर टीवी का कोई डिबेट अपलोड करता हूँ, या फिर कोई भी सामग्री जो मैं डाल रहा हूँ, तो वो मेहनत वाली चीज़ें हैं। वो सपना आपको नहीं दिखाता है, बल्कि एक तरह से वो बोरिंग काम है। लेकिन आपको पता है कि उसी बोरिंग काम से आपका सिलेक्शन भी होना है, और वो करने वालों की संख्या आपको खुद वीडियो के व्यूज़ से पता चल रही है। तो इससे एक यही संकेत मिलता है कि जो रिजल्ट जो अभी आ रहा है यूपीएससी का, या कभी भी रिजल्ट आता है, तो वहाँ पे भीड़ किस तरह से छट जाती है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हजारों आदमी जो सपना देखने वाला वीडियो देखता है, वही सारे आदमी में से चंद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि काम की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि काम की चीज़ों पर भी वो ध्यान देते हैं। बाकी भीड़ भीड़ के ही तरह हो जाती है। तो इसलिए खास करके आप सभी एस्पिरेंट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, उनसे मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर कोई रेगुलर व्यू कर रहे हैं डिबेट्स वगैरह का, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। खास करके जो नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी आदत को बदलें। ये तो बोरियत हर किसी को लगेगी। मैं ही अगर सुनने बैठ जाऊं डिबेट कोई, तो काफ़ी बोर फील होता है, बोरियत होगी। लेकिन इसके बावजूद ज़बरदस्ती खुद से करना होता है, ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है। यदि आप ज़बरदस्ती सुनते रह जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिल जाता है। और अगर आप अपने दिल की सुनने लगते हैं, मन की सुनने लगते हैं, और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो फिर आपको नुकसान होगा और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी जो है वो एक तरह से सरकारी सर्विस का एग्ज़ाम है, सरकारी सर्विस है, जहाँ पे गवर्नमेंट से डायरेक्ट आपका रिलेशन है गवर्नमेंट से, बिल्कुल डायरेक्ट। तो इस स्थिति में जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, या जो सरकारी माध्यम है, सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला जो सोर्स है, आप अगर उसको सुनते हैं तो उसमें तर्क भड़क आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, केवल आपको वही मिलेगी उसमें, और आपको वो मज़ा नहीं आ पाएगा सुनने में। यदि कोई तड़का लगाने वाला न्यूज़ आपके पास मिले कि पाकिस्तान को भारत जो है चबा रहा है, उस पर बम गिराने वाला है, या उसके फलाने सैनिक को मार दिया, और या चीन से संबंधित है, चीन को झटका दे दिया, चीन भारत से डर गया, इस तरह का जो थंबनेल वाला वीडियो आपके सामने आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है एक क्लिक आप उस पर ज़रूर कर देंगे। लेकिन जो सादा न्यूज़ है, जहाँ पे कोई म्यूजिक, कोई तड़क भड़क और कोई ड्रामेबाजी नहीं है, तो वहाँ पे आप क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोरियत पैदा करती है। और ये स्वाभाविक नेचर है, किसी के भी साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन इस आदत को बदला जा सकता है, और बदलना पड़ेगा यदि आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं। क्योंकि जो ऑल इंडिया रेडियो का जितना भी न्यूज़ है, डीडी न्यूज़ है, डीडी किसान है, जिसका मटेरियल मैं आने वाले समय में लाऊंगा, या हालांकि बीबीसी सरकारी नहीं है, लेकिन वो उस तामझाम से बचा हुआ है। तो ये सारी जो सामग्रियां हैं, वो सरकार के, गवर्नमेंट को सीधा रिप्रेजेंट करती है, सरकार की स्कीम्स को सीधा आप तक पहुंचाती है, बिना कोई लाग लपेट के और बिना कोई तर्क भड़क के। आपको मैं बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित कुछ समय पहले मैं 2-3 ऐसा वीडियो डाला हूं, जो कि दरअसल ऑल इंडिया रेडियो का वो ऑडियो वर्जन है। तो उसका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन बनता है कि वो क्या है। तो लेकिन हम लोग अगर उसको नियमित रूप से सुनते रहे, तो बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूजन है जो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। मैगजीन जब आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा करती है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन सोचिए, यदि आप उन सारी चीज़ों को ऑल इंडिया रेडियो पे या किसी डिबेट में एक टॉपिक वाइज समग्रता से सुन लेते हैं, तो कम से कम मैगजीन पढ़ते वक्त आपको इतना पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपके काम की है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा उससे लाभ मिल जाएगा।
दरअसल वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं जल्दी से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। तो कुल मिला के आपके लिए मेरा निष्कर्ष यही है कि आप एनसीईआरटी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते चलें, जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म करें, लेकिन अपने स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी को मत गिराएं, अपने क्वालिटी को अच्छा बना के रखें और चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलें। नोट्स इस बार मत बनाएं, नोट्स नहीं बल्कि सिर्फ टॉपिक्स का एक सिनॉप्सिस तैयार करते चलें, और नेक्स्ट टाइम जब फिर से आपको पढ़ना होगा उस टाइम इसका नोट्स बनाना है। और आप ये दिमाग में रखें कि आपको 5-6 बार एनसीईआरटी के बुक्स को लास्ट टाइम तक पढ़ते रहना है, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन का आधार है। बिना एनसीईआरटी के मेंस कभी नहीं होगा। तो और बाकी करंट अफेयर्स का भी यदि आप नोट्स बनाते चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं कोई ऐसा जल्द ही एग्ज़ाम के बाद 18 जून के बाद, खास करके अभी जो एग्ज़ाम देने में व्यस्त हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं हो सकता है कोई ऐसा वीडियो लाऊं कि एक सप्ताह में जितना भी मैं अपलोड किया हूँ ऑल इंडिया रेडियो का या टीवी डिबेट्स या जो भी, तो उसका एक मैं हो सकता है निष्कर्ष या निचोड़ वाला कोई वीडियो लाऊं। अभी उस पर फिक्स नहीं है कि वो ऐसा होगा, चूँकि टाइम की कुछ कमी है। लेकिन अगर ऐसा संभव हुआ तो मैं ऐसा करने की इच्छा रखता हूं कि अगर एक जिस्ट वाला वीडियो बन जाए कि एक सप्ताह में जितना भी रेडियो डिबेट्स हुआ और जितना भी टीवी डिबेट्स हुआ और हर टॉपिक का एक निचोड़ अगर आप तक पहुंचा दिया जाए बहुत ही कम समय में एज ए रिवीजन, तो बहुत ही सही होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल को इस तरह का एक डेस्टिनेशन बनाऊँ जहाँ से एक ही जगह पे आपको हर सामग्री उपलब्ध हो जाए, हर चीज़ मिल जाए और आपको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं भी जाना ना पड़े। तो चलिए, मेरी कोशिश तो जारी रहेगी, लेकिन मेरी कोशिश तो 1% होगी, 99% तो आपको ही प्रयास करना है और सिलेक्शन आपके ही कोशिश की वजह से होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।